सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लेके आ गए हैं क्लास 9 साइंस का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो सीरीज में देखने को मिलेगा। आप सभी लोग जो है पिछले जितने भी वरदान सीरीज के क्वेश्चंस हैं, आप उनको एक बार देख डालिए। और ये जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, बहुत सारा चीज आपको यहाँ से सीखने को और देखने को मिलने वाला है। तो एक बार जरूर इन सब क्वेश्चंस का रिवीजन करके जाइएगा, देखिएगा एग्जाम में इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आएंगे। और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो साइंस का आ गया, इसके बाद जो है मैथ्स का आएगा, देन इसके बाद जीके का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट साइंस का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। तो फटाफट आंसर वही बताते चले जाना है, आपको कितना सही आता है कितना। देखते हैं 25 में से आप कितना कर पाते हो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट इज ड्राई आइस। तो बताइए ड्राई आइस क्या है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर नन ऑफ देम। सो विच वन इज द राइट आंसर, टेल मी। आई होप आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। है ना, सॉलिड CO2, जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। ड्राई आइस मतलब होता है ना, जो वो फिल्मों में और बाकी जगहों पे यूज किया जाता है, जिसमें से वो वेपर्स निकल रहे होते हैं, सफेद सफेद ऐसे लगता है, क्लाउड टाइप का। है ना, तो वहां पे ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है, सॉलिड CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल which exert in liquid state at room temperature, exist in liquid state at room temperature। बताइए रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। बहुत ही आसान आसान है, फटाफट आपको बताते हुए चले जाना है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर, जिन्होंने बी बोला है ब्रोमीन, रॉन्ग आंसर है। ए इज द राइट आंसर, गुड, मरकरी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए जब नॉन मेटल पूछता तो आप लगा देते ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पे जो है मेटल पूछा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए, मरकरी इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ वी पुट कैम्फर यानी कपूर इन ओपन कंटेनर, इट्स अमाउंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। एक कपूर को अगर आप रख लेते हो किसी भी, है ना, कंटेनर में, कटोरी में या दिया में, किसी में भी रख लेते हो, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो बताइए ये कौन से फिनोमिना के कारण ऐसा होता है। इवापोरेशन, प्रिसिपिटेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। बताइए जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है। आप लोग जितना इसको समझोगे, जितनी इसके साइंस के कॉन्सेप्ट को आप समझे रहोगे, उतना ही अच्छे से लगा पाओगे। समझ लीजिए आपके लिए प्रैक्टिस हो रही, प्रैक्टिस टेस्ट की तरह है। सो इसका करेक्ट आंसर आई होप आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। जी हाँ, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस जहाँ पे सीधे कोई भी चीज सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है ना, लिक्विड फेज में जाता ही नहीं है। इसलिए कपूर जो रखा रहता है आपका, वो सीधे सॉलिड फेज रहता है, देन उसके बाद सीधे गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन क्या है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने, ये रहे बड़े बड़े ऑप्शंस, बताइए फटाफट से न्यूट्रॉन क्या है। इसमें से आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम में, और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से लगाइएगा, निगेटिव मार्किंग जैसा कुछ है नहीं, तो अच्छे से लगा के आइएगा, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी से लगाइए। बहुत ही आसान है। आपने तीन चीजें तो पढ़ा ही होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर है बी, चार्जलेस एंड हैज अ मास। जी हाँ, न्यूट्रॉन के ऊपर मतलब न्यूट्रल होता है, मतलब चार्ज नहीं होता है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज दुनिया में नाम है तो भैया उसका मास तो होगा ही ना कुछ तो मास होगा ही। तो मास तो सबका ही होता है, याद रखिएगा। लेकिन वो चार्जलेस होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर। यानी जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होते हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। कौन सा आइसोटोप इसमें ब्लड कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीटमेंट में। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाता है इसका आंसर। P32, I131, या CO60, या नन ऑफ दीज। जी हाँ, बताइए। कई बार ऐसा देखा था, ऑल ऑफ द एबव ज्यादा सही हो जाते हैं, नन ऑफ दीज बचिएगा लगाने से एग्जाम में, है ना।
कोशिश करिएगा अच्छे से पढ़ने का, अच्छे से समझने का। सारी वीडियोस आपको यहाँ पे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप लोग देखिए अच्छे से, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो गाइज आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, कोबाल्ट 60। इसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट कैंसर पे, इसको याद रखिएगा, है ना। साथ में आप बस सुनते चले जाइए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोजोम्स बताइए किस बने होते हैं। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट से देखिए और बताइए। डीएनए प्रोटीन, या डीएनए एंड प्रोटीन, या आरएनए। क्रोमोजोम्स किस चीज के बने होते हैं, बताइए फटाफट से। देखो, कुछ क्वेश्चंस 8th लेवल के रहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन 9th लेवल के भी पहुंच जाएंगे, है ना। दो चार पांच क्वेश्चन तो 9th लेवल के ही पहुंच जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं रहेगी। आप लोग अपना 8th अच्छे से पूरा तैयार करके जाइएगा। 9th वालों, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, 8th अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और फिर 9th का होता है ना कि अगर 9th का होता है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर आई होप आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जिन्होंने जिन्होंने सी लगाया इज द राइट आंसर, डीएनए एंड प्रोटीन इज द राइट आंसर। जी हाँ, आपका क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस। अमीबा, आपने देखा होगा ना, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो बताइए, वो किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड को एक्वायर करता है या फिर खाना खाता है अमीबा। तो इसके ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, सी प्लाज्मोलिसिस, या डी एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस बोथ। कौन सा इसमें, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है, आपको इसका आंसर बताना है। सो गाइस आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जिनको नहीं पता है, यही तो सीखने का एक मौका है ना। समझ लीजिए, एग्जाम से पहले एक सीखने का बहुत अच्छा मौका है, आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है गाइस, बी इज द राइट आंसर, एंडोसाइटोसिस। आपने देखा होगा अमीबा का, ये चीज आप सर्च करिएगा, आपको डायग्राम दिख जाएगा कैसे अपने फूड को एक्वायर कर लेता है ना। एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अमीबा क्या है कि स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है ना, उससे वो खाना खाता है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किसमें एब्सेंट रहता है ना, प्रेजेंट ही नहीं है। प्लांट्स, बैक्टीरिया, या फंजाई, या फिर माइकोप्लाज्मा, किसमें सेल वॉल नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बता दिया जाए। सो इसका करेक्ट आंसर है, जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, माइकोप्लाज्मा इज द राइट आंसर, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डिवाइडेड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड। उस प्रोसेस का नाम बताइए जिससे सेल डिवीजन होता है। फटाफट बताइए उस प्रोसेस का नाम, प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डिवाइडेड फॉर ग्रोथ। इसका करेक्ट आंसर है, ये थोड़ा अपर लेवल आपको लग रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। और मैं तो कहूँगा 11th वाले भी जो बायो का देने जाएंगे, वो लोग भी इस बार देख ले ये सब चीजें, है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, कभी कभी लोअर लेवल, कभी कभी अपर लेवल कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। ये रहा आपका आंसर, मिटोसिस इज द राइट आंसर। देखिए आप 25 में से कितने सही कर पाते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, है ना, आरसीबी नहीं है भैया, आरबीसी है। आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछ रहा है। आप लोग रॉयल चैलेंजर बेंगलोर समझने लगे होंगे, ये नहीं है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। आरबीसी, इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 50 दिन, 100 दिन, 120 या 80 दिन, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, 120 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। 12 दिन जो होता है डब्ल्यूबीसी का होता है, 120 दिन याद रखिएगा आरबीसी का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस को बर्थ देते हैं डायरेक्टली, आर कॉल्ड। ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप, है ना, उन ग्रुप्स को क्या बोलोगे जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हो, डायरेक्ट बच्चा, है ना, उनको क्या बोलेंगे, वीवी पोरस, या फिर ओवीपेरस, या फिर हर्माफ्रोडाइट्स, या नन ऑफ दीज। विच वन इज द राइट आंसर। सो गाइस आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी, नहीं, ए इज द राइट आंसर,
वीवी वायरस, ठीक है। अब देखो, डायरेक्टली बच्चा मतलब समझ रहे हो ना, डायरेक्टली जैसे काऊ हो गया, मैमल्स हो गए जो भी, और ये क्या बोलते हैं अपने ह्यूमंस हो गए, तो ये सब क्या वीवी पोरस के अंदर आएंगे। ओवी पोरस क्या होता है, जैसे कि एग्स ले करते हैं, मतलब एग्स के थ्रू उनका बच्चा आता है, ठीक है, जैसे मुर्गी हो गई, तो एग्स के थ्रू आता है। और हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन्स जो है मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं ऐसे, जिनके अंदर मेल और फीमेल के दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हों, तो ऐसे लोगों को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। द केमिकल सब्सटेंस विच आर secreted फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड। बताइए, एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है? जल्दी से बताइए। देखो, फटाफट बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है? पहली बात तो देखो, ए हो ही नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब फेज के पार्ट है, लाइफ के मतलब होता है ना, फेज होता है। इसमें से दो ही चीज है केमिकल्स, एस्ट्रोजन है और हॉर्मोन्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आउट ऑफ दीज विच वन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। कौन सा इसमें से बताइए सेक्स सेक्स को डिटरमाइन करता है, बेबी लड़का होगा या लड़की होगी? हार्मोन्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम्स या पिट्यूटरी ग्लैंड? इसका आंसर बताइए फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? देखते हैं 25 में से आप कितना कर पाते हो। ईमानदारी से करिए फटाफट, है ना। समझ लीजिए आपके सामने एक एकदम से एग्जाम वाला व्यू है, आपको करते हुए चले चले जाना है। इसका करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। फीमेल्स में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, एक्स एक्स होता है, और मेल में जो है एक्स वाई होता है, ठीक है। एक्स एक्स अगर हुआ तो फिर गर्ल होगी, एक्स वाई हुआ तो बॉय। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहे क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज। क्या बोलोगे आप? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, उस दाब को क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर, गैसेस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नन ऑफ दीज। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, बहुत आसान है ना। जिन्होंने एयर प्रेशर बोला है, गलत आंसर है, सी इज द राइट आंसर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जी हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। इतने बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, मैं आपके लिए फटाफट बता दूंगा। वी आर नॉट क्रस्ट अंडर द वेट ऑफ द एयर बिकॉज। हम सोचो ना, हमारे ऊपर कितनी सारी हवा है, पूरी हवा ही हवा है, लेकिन हम उसके अंदर क्रस नहीं हो जाते हैं ना, मतलब दब के मर नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, सोचिए। आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, क्यों? क्योंकि हवा का कोई वेट ही नहीं है, या प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर का मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या नन ऑफ दीज। क्या हो सकता है इसका आंसर, सोचिए। जो हल्का सा भी दिमाग लगा के करेगा, सोचेगा, उसका आंसर सही आएगा। जी हाँ, बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, है ना। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। बी इज द राइट आंसर। द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे बॉडी का जो प्रेशर है, और जो हमारे बॉडी का हमारे जो एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर, हमारा जो बॉडी का प्रेशर है, दोनों क्या इक्वल है। सोचिए, अगर एक भी अप एंड डाउन हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए जब भी अगर आप जैसे कि होता है ना, एयर प्रेशर ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो आप दब जाओगे, फट जाओगे। और आपके बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। इसीलिए स्पेस में आप लोग देखते होंगे, स्पेस सूट पहन के जाया जाता है। तो यही रीजन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16। इफ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट डायरेक्शन, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द। अच्छा, अगर हम फोर्स को राइट डायरेक्शन में लगाएंगे तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? चलिए भैया बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम फोर्स को राइट डायरेक्शन में लगाएंगे तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, राइट डायरेक्शन नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर लेफ्ट डायरेक्शन। देखिए, हमेशा फ्रिक्शन क्या है ना, प्रॉपर्टी है। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, अपोज करता है फ्रिक्शन। क्या करता है? जिधर काम हो रहा है, जिधर कोई चीज चल रहा है, मूव कर रहा है, उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। तो अगर
आप जो है राइट डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ। बताइए फटाफट से, कोक्लिया किसका पार्ट है? हियरिंग ऑर्गन है, या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, या फिर मस्कुलर ऑर्गन है, या एयर पोल्यूशन? कोक्लिया नाम सुना है आपने? सो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको नहीं पता है, मैं बताने जा रहा हूँ। कोक्लिया जो है एक हमारे ईयर के अंदर होता है ना, स्नेल टाइप का ढांचा होता है। आप लोग सर्च करिएगा इसके बाद जो है आप लोग जब ये 25 क्वेश्चन कर लीजिए वीडियो देख के, आप लोग सर्च करिए कोक्लिया और डायग्राम आप देखिए गूगल पर, आपको समझ में आएगा कान के अंदर का पार्ट है। ठीक है, तो इसका जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, हियरिंग ऑर्गन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, केरोसिन, या नन ऑफ दीज? बताइए फटाफट, कौन सा गुड कंडक्टर है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी हाँ, टैप वाटर इज द राइट आंसर। क्योंकि टैप वाटर के अंदर यार क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, मतलब कुल मिला के आयंस होते हैं ना, उनका फ्लो हो पाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है टैप वाटर। इसीलिए कभी भी हो आप लोग नल चालू करके है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी उतर जाए तो कभी ऐसा पानी में मत टच करना। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो मिनरल, जो ऐसा होता है डिस्टिल्ड वाटर, मतलब एकदम छान देते हैं पानी। जो डिस्टिल्ड वाटर आपने देखा होगा डाला जाता है जिसमें बैटरी वगैरह में है ना, डिस्टिल्ड वाटर का यूज किया जाता है। तो उसमें से सारे जो भी चीजें हैं, उनको निकाल लिया जाता है। एक्स्ट्रा जो सॉल्ट्स वगैरह है, जो फ्री आयंस है, वो निकाल लिए जाते हैं उसके अंदर से। तो फ्री आयंस नहीं होते हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं पाती, मूव ही नहीं, मतलब उसके अंदर फ्लो ही नहीं हो पाता इलेक्ट्रिक करंट। तो इसीलिए इसका आंसर टैप वाटर है। ठीक है, केरोसिन भी नहीं है, केरोसिन इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस विच। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके का प्रोसेस है? क्या मतलब, क्या समझ में आ रहा है? तो जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है ना, जैसे कि सोने के ऊपर लोहा, नहीं क्या बोल रहा हूँ, लोहे के ऊपर सोना चढ़ा देना, चांदी के ऊपर सोना चढ़ा देना, है ना, अच्छा चीज चढ़ाते हैं ना ऊपर, परत, तो उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो वो एक्चुअली है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कब? ऑलवेज, या समटाइम्स, या अंडर द स्पेशल कंडीशंस, या कभी नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जो इंसिडेंस हो रही है एंगल, वो मतलब इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल क्या हमेशा बराबर होगा, या कुछ टाइम या कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर? जिन्होंने स्पेशल कंडीशन लगाया तो गलत हैं, नेवर वाले तो बिल्कुल दूर हट जाइए, सम टाइम्स वाले भी गलत हैं। ऑलवेज इज द राइट आंसर, हमेशा ये सही होगा, है ना, ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ये बड़ा सा आ गया आपके सामने ऑप्शन, आराम से पढ़िए और खुद से सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है? खुद से पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। प्लेन मिरर है, शीशा, शीशा देखा है नहीं आपने? घर में शीशा तो देखते ही होगे अब तो, निकलने से पहले स्कूल, तो वही है शीशा। कैसा इमेज फॉर्म होता है, चलिए इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। भाई ये क्वेश्चन का आंसर जिसने सही दिया होगा, सच में यार उसको काफी कुछ नॉलेज है ना। बहुत लोग गलत दे देते हैं, तुक्के से नहीं, सही से सही अगर किसी ने दिया होगा तो सही आंसर है। तो एक्चुअली प्लेन मिरर का देखा होगा आपने कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। ठीक है, यानी रियल में तो नहीं है ना, वो वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब क्या, समझ रहे हो ना? कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन।
और बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। जब से हम शीशा देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं शीशे के पीछे की पूरी दुनिया बनी हुई है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये वर्चुअल है, हमारा भ्रम है। एक वर्चुअल चीज यही तो होती है कि ऐसा लगता है शीशा में देख रहे हैं तो ऐसा लगता है उतने ही डिस्टेंस पर पीछे की पूरी दुनिया ऐसे दिख रही है, एक अलग दुनिया है उसके अंदर। बिहाइंड द मिरर सेम साइड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, सेम साइज। आप देखते होंगे, आप ऐसा थोड़ी ना है, आप 2 फुट के हैं तो 2 फुट के नहीं, मतलब 4 फुट के हैं तो अब उसमें थोड़ी ना 10 फुट के हो जाएंगे। जितने के आप हैं उतने के दिखते होंगे प्लेन मिरर में। और एक चीज और याद रखिएगा कि लेटरल इन्वर्जन होता है ना, कि जैसे आप कोई अक्षर देखते हो है ना, लेटरली इन्वर्टेड होता है। जैसे कि कोई अक्षर देखते हो, अगर उसमें आपको एम्बुलेंस लिखा है तो उल्टा दिखाई देगा, कभी भी आपको अक्षर सीधे नहीं दिखाई देते प्लेन मिरर में, उल्टे अपोजिट हो जाते हैं, लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसको आप पढ़िएगा और आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो बताइए फटाफट, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट। जो देख ही नहीं सकते वो कैसे आखिर रीड और राइट करेंगे, मतलब क्या सिस्टम, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसका आंसर बहुत इजी है, बचपन में भी आपने कई बार सुना होगा। डिजिटल पेन्स, इलेक्ट्रॉनिक राइटर, ब्रेल सिस्टम, या फिर हियरिंग एड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। बिना टाइम पास किए आगे बढ़ते हैं, ब्रेल सिस्टम। ठीक है। 23, गैलेक्सी टू विच, हम बताइए कौन सी गैलेक्सी में है, नाम बताइए। उर्सा मेजर, न्यूट्रॉन, या ओरियन, या मिल्की वे। ये भी इजी है, देखते हैं 25 में से किसका सबसे ज्यादा साइंस में सही होता है। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग, आकाश गंगा। क्वेश्चन नंबर 25, मात्र 2 क्वेश्चन और बचे हैं, लगाइए। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स मेजर्ड इन, दो स्टार्स या फिर जो स्टार्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है किस में मेजर किया जाता है? कौन सी यूनिट यूज होती है? मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, या नन ऑफ दीज? ये भी बहुत सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है भाई। मीटर तो बहुत, मतलब सोच लो ना, स्टार कितने दूर दूर होते हैं। किलोमीटर भी कम पड़ जाएगा। लाइट ईयर कुछ लग रहा है सुना सुना, तो लाइट ईयर इज द राइट आंसर। जी हाँ। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, वही उसका उसका पैमाना बन गया कि भैया 1 लाइट ईयर है, 2 लाइट ईयर है, 3 लाइट ईयर है, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। द फॉलोइंग गैस फॉर्म्स एसिड रेन। कौन सा गैस एसिड रेन फॉर्म कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जिसको नहीं पता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखो CO2 होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर, जी हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 25 का। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, और 25 में से आप लोग जरूर बताइए कितना आपका सही हुआ। इसका करेक्ट आंसर है सी, सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। जी हाँ, इसी से एसिड रेन होता है, आपने सुना होगा ताजमहल वगैरह है ना, उसके ऊपर एसिड रेन हो गई तो उसका रंग उतर गया। इसीलिए पहली बार इसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये था गाइस 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोई दिक्कत नहीं, बारिश में खूब निकलिए, भीगिए, आप इंजॉय करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। ये वरदान सीरीज का हम लोग ने कवर कर लिया, साइंस का 9th। अभी जस्ट इसके बाद मैथ्स आने वाला है, उसके बाद जीके, उसके बाद फिर 11th का हम लोग फटाफट कर लेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस करके जरूर जाइए यार, ये सब आप ही के लिए तो हो रहा है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।